आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे पता है मैं काफ़ी लंबे समय बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। देखो बेटा, जो मेरे व्यूअर्स हैं मेनली वो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, और अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। हालाँकि मैंने एक डेस्कटॉप रख के वीडियो डाला था, बट फिर भी मैंने उचित नहीं समझा। अभी जैसा कि आप सभी को ध्यान है, नीट का एग्ज़ाम हो चुका है 13 सितंबर को, 13 सितंबर को। बच्चों ने मार्क्स भी टोटल किए हैं जो वेरियस कीज़ मार्केट में हैं उनसे। जब बच्चों ने मार्क्स टोटल किए तो कई बच्चों के तो 650, 680, 600 प्लस, काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए। बहुत खुशी हुई जानकर। जिन भी बच्चों के 580 प्लस है और जिनको गवर्नमेंट सीट मिलने जा रही है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और हमारा नाम रोशन किया। लेकिन आज मेरा ये वीडियो लेकर आना का मकसद ये था कि जो बच्चे असफल हो रहे हैं, जिनके मार्क्स 550 से कम 500 तक आ रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी सीट। देखो बेटा, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इस असफलता से अपना खुद पे से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खोने की ज़रूरत नहीं है। अपने आत्मविश्वास को दगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी मानता हूँ कई बच्चों को 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप तक भी हो गए हैं और उनके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ भी हो रही है। और सिर्फ मेरे ये कह देने से कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा दुःख कम नहीं हो जाता। मैं भी मानता हूँ ये बात, हमारी निराशा कम नहीं हो जाती है ना। हमें लगता है कि सब यही बात समझाते हैं कि आपको दुखी होने की ज़रूरत है, दुखी होने की ज़रूरत है, लेकिन हम करें क्या? अब हमारे मार्क्स नहीं, हम जाएँ क्या? हम करें क्या? देखो बेटा, आप अब आगे क्या डिसाइड करते हैं? आप कॉलेज लेते हैं, आपके घर वाले आपको ड्रॉप करने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं, आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कॉलेज लेना चाहते हैं, बीडीएस लेना चाहते हैं, डेंटल लेना चाहते हैं, वो देखो वो आपको सोचना है। आप ड्रॉप करते हैं, नहीं करते, वो भी आपका डिसीजन होगा। मैं दोनों ही केस में आपको बता देता हूँ बेटा, देखो असफल होना बुरी बात नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, असफल होना बुरी बात नहीं है। असफल क्यों हुए उन कारणों को न जानना बहुत बुरी बात है। किन कारणों से आप असफल हुए, अगर आप उनका पता नहीं लगाते तो ये बहुत बुरी बात है बेटा। क्योंकि अगर आप अपने असफल होने के कारणों का पता नहीं करोगे बेटा, तो वापस से सफल होने की सारे आप दरवाजे बंद कर रहे हो, मतलब सफल होने की उम्मीद आप खो रहे हो। अगर आपको फ्यूचर में सफल होना है तो आज आप जो असफल हुए, आप में क्या कमियां हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। बच्चा बस यही गलती कर देता है, वो अपनी असफलता की कमियों को जानना ही नहीं चाहता। अगर आप कमियों को नहीं जानोगे तो बेटा आप कैसे सक्सेस होगे? आज जो सफल हुए, जिनके नंबर 670, 680 आए, 650 आए हैं, 600 प्लस आ रहे हैं, वो सब भी पहले असफल थे बेटा। ऐसा नहीं उनको डायरेक्ट सफलता मिल गई। उनमें से कई लोग 2 ड्रॉप वाले भी, 1 ड्रॉप वाले भी, 3 ड्रॉप वाले भी हैं बेटा। लेकिन वो ये नंबरों तक इसीलिए पहुंच पाए, 400 से 700 का सफर उन्होंने, 650 का सफर उन्होंने इसी बात से तय किया है कि उन्होंने अपनी गलतियों को पहचान के उनको सुधारा है। देखो बेटा, मैं एक सीरियल देखता था डिस्कवरी पे, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। क्या देखता था बेटा? एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में क्या होता था बेटा, कोई भी प्लेन हादसे, आज तक जो भी प्लेन की ट्रेजेडी हुई है, कोई प्लेन मतलब होता है ना, जैसे किसी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या मतलब उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। आपको पता है अगर एक प्लेन की कीमत एक्स है, मतलब वॉटेवर जो भी 100 करोड़ 200, मुझे नहीं पता आइडिया, एक प्लेन की कीमत एक्स है, आपको पता है उसकी इन्वेस्टिगेशन पे, उस सीरियल में उसकी जो इन्वेस्टिगेशन बताते हैं उसके ऊपर पता है डबल ट्रिपल 2x 3x पैसा खर्च कर देते हैं। मतलब उस प्लेन के क्रैश होने की इन्वेस्टिगेशन चलती है 2-2 3-3 4-4 5-5 10-10 सालों तक, और उसके ऊपर डबल ट्रिपल चौपल पैसा खर्च कर दिया जाता है। पता है क्यों करते हैं बेटा? वो जो आगे बैठे हैं ना, वो अपने से कहीं ज्यादा समझदार है। x रुपए के प्लेन की इन्वेस्टिगेशन में 2x 3x रुपया खर्च करना, डबल ट्रिपल रुपया खर्च करना, क्या कारण है? उसका कारण ये है बेटा, उसका कारण ये है कि आगे वो दुर्घटना नहीं हो। उस कारण से फिर से दुर्घटना, जिस कारण से अभी प्लेन एक्सीडेंट हुआ या क्रैश हुआ प्लेन, वो रीजन वापस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा रीजन नहीं खामी आ जाए और कुछ हो जाए, लेकिन वो रीजन नहीं दोहराया जाना चाहिए। मतलब वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए डबल रुपया उड़ा देते हैं। और बेटा वो जरूरी भी नहीं तो बार बार प्लेनों में वो मिस्टेक आएगी और बार बार ये हादसे होते रहेंगे। तो कमी दूर करने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है बेटा। तो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन बना इस बात पे था कि हम उस प्लेन के क्रैश होने का एनालिसिस करके उसको दूर करें, उस कमी को।
सर आपने ये बात हमें क्यों बताई? बेटा सुनना, एक मैं मेरी स्टोरी ले रहा हूँ, आपकी असफलता और मेरी असफलता सेम है। अपन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मैं 10th क्लास में था, एक बहुत छोटा सा बच्चा था, 10th क्लास में मैं एग्जाम दे रहा था। बेटा उस समय मेरे को जुनून आया था कि हमारे राजस्थान बोर्ड में, आरबीएससी बोर्ड से हूँ, मतलब स्टेट बोर्ड से हूँ, स्टेट बोर्ड में स्टेट मेरिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे समय पे मतलब मैंने 2000 सन ईयर 2000 में मैंने 10th दी थी। उस समय हमारे बेटा 10th बोर्ड, मतलब 10th में जो परसेंटेज है, मतलब मेरिट है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। 10th बोर्ड में जो मेरिट आती थी ना, उसके लिए बच्चे लगे रहते थे। और मेरे को भी यूं नाम का बहुत ज्यादा जुनून था कि मैं भी कुछ करूंगा, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं भी मेरिट में हूँ। मेरे को जुनून चढ़ा 10th में, मैं मेरिट में हूँ। तो बेटा क्या होता है, हमारा नेचर होता है, हम क्या होता है, कोई बार हम ज्यादा बोलने के चक्कर में हम क्या दोस्तों को बोल देते कि मैं तो इस बार मेरिट में हूँ। तो मैंने भी क्या एक दो दोस्तों को बोल दिया होगा कि मैं भी मेरिट में हूँ, इस बार मैं मेरिट में आके बताऊंगा। आपने भी हो सकता है किसी को बोला मैं इस बार डॉक्टर बन के बताऊंगा, या मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बिल्कुल होता है एक्साइटमेंट में, हमारा वो एक्साइटमेंट होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने बोल दिया, तो मैंने मेरे दोस्तों को बोल दिया कि 10th में मेरिट में होगा। मैंने खूब मेहनत करी बेटा, क्रिकेट छोड़ दिया। क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट जो 24 घंटे बच्चा मैदान में रहता है, उसने क्रिकेट छोड़ दिया कि नहीं मैं 10th में मेरिट में होगा। जबरदस्त मेहनत कर रहा हूँ, सुबह शाम, मतलब बहुत जबरदस्त सेटिंग। मेरे घर वाले सोचने लग गए यार ये क्या हो रहा है इसको, है ना। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता था वो एकदम से तरीके से पढ़ने लग गया। मैं जुनून से लगा हुआ बेसब्री से मैं 10th के रिजल्ट का वेट कर रहा था। जैसा आपकी नीट का रिजल्ट करते हो, मैं 10th के उसका रिजल्ट का वेट कर रहा था। जब मेरे 10th का रिजल्ट आया बेटा, पेपर 19-20 हुए थे, 10th का रिजल्ट आया, फिर मुझे था नहीं बहुत जबरदस्त परसेंटेज बनेगा, मेरिट में आ सकता। जब 10th का रिजल्ट आया बेटा, मेरे 71.5% बने। कितने बने? 71.5 ओनली। मेरे लिए बहुत शॉकिंग रिजल्ट था ये। और आपको पता है दोस्तों के बारे में तो आपने 3 इडियट में सुना ही है। दोस्त जबरदस्त हंस रही है, तो मेरिट में आने वाला था, और मेरिट जाती थी 95-96 परसेंटेज पे, 94-95 परसेंटेज पे, और मेरे आए 71.5। मतलब दूर दूर तक कोई मैच ही नहीं। जबरदस्त मेरे दोस्त हंसी उड़ा रहे मेरी, है ना। हाल मेरे सामने तो नहीं हंस रहे, लेकिन हाँ आपस में उड़ा रहे, और मुझे पता था उड़ाएंगे, ठीक है। तो बड़ा जबरदस्त मेरे को झटका लगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब मेरे को भी घर वाले, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया, है ना, अब आगे बढ़ो, ये करो वो करो, कोई नहीं, हो जाता है ना। ये पेपर कांट चेक योर टैलेंट, और वो सब वही पेन एंड पेपर, वो सारी बातें मेरे को भी समझ होती है। लेकिन मेरे दिमाग में तो बैठी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे तो, मेरा तो सपना था मेरिट में आना। आपका भी सपना है डॉक्टर बनना, मेरा भी सपना था मेरिट में आना। उस समय मैं जबरदस्त दुखी में महीने भर तक, मतलब बहुत ज्यादा ही हूँ, अपसेट हुआ, रोया करा, जो भी व्हाटएवर, जो भी देखो उस एज में जो भी, मतलब जबरदस्त परेशान, बहुत परेशान रहा मैं, मतलब लिटरली बहुत परेशान रहा। तो हमारे मतलब घर में रेंट पे एक प्रोफेसर साहब रहते थे, वो मेरे पास आए। क्या वो काफी दिनों से मेरे को परेशान देख रहे थे, मेरे पास आए, बोले क्या हो बेटा। मैंने कहा सर मेरिट में आना था, ऐसा ऐसा हो गया, और मैं तो परसेंटेज 71.5 बना, और ये वो मेरा, ये मेरी सारी लाइफ स्पॉइल हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो हंसने लग गया मेरे पे। बोले नहीं तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम था, ये तो ऐसे लाइफ में तो कई एग्जाम होंगे, तो बहुत बहुत छोटा एग्जाम, लेकिन मेरे तो आगे लाइफ में, मेरे तो वही एग्जाम था सब कुछ, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था आगे 12th बोर्ड भी होगी, फिर मैं जेई भी दूंगा, आरपीटी भी दूंगा, कुछ मुझे उस समय थोड़ी पता। तो मैंने, उन्होंने कहा बहुत छोटा सा एग्जाम था ये, और हंसने लगे वो। तो उन्होंने बोला कि आपके फ्रेंड भी काफी हंस रहे। उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि आपके फ्रेंड भी इस बात की काफी हंसी उड़ा रहे कि आप मेरिट में आने वाले थे और आपके 71.5। मैं समझ नहीं पाया वो मेरे को ये बात क्यों बोल रहे हैं, या मतलब मेरे को ये चुभती भी बात क्यों बोल रहे हैं। बेटा वो प्रोफेसर थे, वो जानते थे कि देखो हर बच्चे का एक नेचर होता है, उनको पता था कि इसके जब तक यहाँ बात नहीं लगेगी ना, तब तक इसके अंदर वो जुनून और नहीं जगेगा। उन्होंने मेरे को क्या एक बात चुभा दी कि बच्चे तो हंस रहे हैं, तो मैंने कहा सर मैं ये कर दूंगा। बोले अब आप 12th, उन्होंने मुझे समझाया, फिर आप 12th बोर्ड में मत करके बताओ ये चीज वापस, 10th में नहीं कर पाए तो जो हंस रहे हैं उनको 12th में करके बताओ। मैंने कहा सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जैसे आपको कोई कहता है कि कोई बात नहीं अब नहीं होता, आगे करके बता कर, तेरे में इतना है, तेरे को इतना रोना आ रहा है, तेरे में इतना जुनून जाग रहा है, तो आगे करके बता। तो मेरे को भी उन्होंने यही एक रास्ता दिखा दिया कि आप 12th में करके बताओ। मतलब मेरे लिए एक गोल सेट कर दिया उन्होंने कि आप 12th में करके बताओ। ऐसा क्या हो गया, एक एग्जाम में आप असफल हो गए, तो ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में, आप 12th में करके बताओ। मैंने भी उनकी बात समझ में, हाँ मैं 12th में करके बताऊंगा। मैंने कहा सर मैं 12th में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं उनको बताऊंगा, मैं ये कर लूंगा। वही जुनून, जैसा अभी कई बच्चे क्या है मैं बताता हूँ, कई बच्चों के मेरे पास फोन आए जिनका फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप था, मतलब जो भी है, मतलब जिनके फर्स्ट ड्रॉप था मान लो, और 550 नंबर आए, सर मेरे को ये मिलेगा नहीं, या 500 नंबर आए मेरे को सर कॉलेज में मिलना नहीं है किसी भी हालत में, मैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से 500 मार्क्स है, तो सर मैं तैयारी में लग रहा हूँ।
और उन्होंने 2-3 दिन से तैयारी चालू कर दी और फिर मुझे फोन करा कि सर मैंने ये तैयारी चालू कर दी, मैं ये कर दूंगा। ठीक है, मेरा भी कोई जुनून था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मैं फिर से एक और गलती कर रहा था। लेकिन वो प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि तू, हाँ बेटा आपको करना चाहिए बिल्कुल, अच्छा आप कर तो दोगे लेकिन फिर से रिजल्ट ऐसे रहेगा तो 71.5% 12 में, फिर आपने मेरिट की सोची और फिर ये। तो मेरे को जो एनर्जी मेरी बाहर आई थी, मैं एकदम से रुक गया, मेरे को फिर से डाउट हो गया, हाँ यार ये तो फिर हो गया। तो मैंने कहा हाँ सर फिर, तो अभी आप भी वही गलती कर रहे हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और आपने भागना चालू कर दिया और आपने तैयारियां चालू कर दी। वेरी गुड। उन्होंने बोला बेटा आप पहले ये तो पता लगाओ कि आपके 71.5% ही क्यों आए। जब आप बातें कर रहे थे मेरिट की और आपको रिजल्ट तक भी उम्मीद थी कि आपके 92-3% बनेंगे और मेरिट मतलब कितनी जाती है उस पर आपकी मेरिट भी आ सकती है, फिर आपके 71.5% क्यों आए? सर मेरी किस्मत खराब थी, मेरी कॉपी उनके पास नहीं, उन्होंने साफ इनकार दिया बात। बोले बेटा किस्मत खराब बहुत छोटा रोल होता है किस्मत का, मतलब बहुत छोटा, मतलब बहुत माइन्यूट से वेरिएशन में रोल होता है। इतना रोल नहीं होता कि मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मेरिट से बिल्कुल मैंने 79 और आपको लग रहा था, मतलब एक तो होता पेपर ही बिगड़ गया, पेपर छूट गया, वो एक अलग मैटर होती है कि भाई हाँ उसमें तो ये हो सकता है, और छूट गया तो भी क्यों छूट गया, उसके भी रीजन होते हैं, वो भी एक क्वालिटी होती है। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप रीजन तो पता लगाओ कि आपके मेरिट में आने वाले थे और 70 क्या कारण है आप फेल हो गए, मतलब आप इतना बड़ा फेलियर का रीजन क्या है? मैंने बोला पता लगाओ सर मेरी तो किस्मत। बोले किस्मत खराब नहीं थी बेटा, जो बच्चा मेरिट में आया और आपके 71.5 आप में डिफरेंस है, आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप कितना ही जुनून कितना ही एक्साइटमेंट लिया हो। देखो जुनून तब वर्क करता है जब आप अपनी कमियों को दूर करते हो। आप असफल व्यक्ति अगर अपनी कमियां पहचान ले और उन कमियों को दूर करता है, जुनून के साथ मेहनत करे तो ही उसके सफल होने की गारंटी होती है। अब तुम क्या करते हो, जुनून भी है मेहनत भी करते हो, मेहनत में कमी नहीं है आपके, मैं फिर बता रहा हूँ आपके अगर मार्क्स कम आए ऐसा नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स को भी आपका विश्वास हो तो मेरे से बात कराओ आप, ऐसा नहीं है आपने मेहनत नहीं करी, आपने मेहनत करी, आपने खूब डाउट करे, मेहनत में कमी नहीं थी, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं हुई, आपने अपनी कमियों को नहीं पहचाना। सर आपने क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था, मैं भी याद दिलाऊंगा बेटा मैंने बताया था, आपको सब याद आएगा, हमने ध्यान नहीं दिया था, है ना। अभी प्रोफेसर साहब मुझे बोल रहे हैं, मेरी स्टोरी में मुझे प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, मैं ध्यान देता हूं या नहीं देता हूं ये मेरे ऊपर है, मैं किस तरीके से उस बात को सुनूंगा ये मेरे ऊपर है। उन्होंने मुझे बोला कमियों को पता लगाओ, आपकी असफलता की कमियां बताओ, पहले मेरे को ये बताओ असफल क्यों हुए, वो रीजन ढूंढो, 2 दिन लो, 10 दिन लो, 20 दिन लो, वो रीजन ढूंढो, जल्दी नहीं है, उसके बाद अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करना। मेरे को उनकी बात थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी कि वो ये चाहते हैं कि पहले मैं मेरी कमियां पहचानूं, और वास्तव में मैंने जब पता करा, उन्होंने बोला आपके इंग्लिश में मार्क्स कम है, हिंदी में कम है, संस्कृत में कम है, आप जाके टीचरों से मिलो, आपके मैथ में मार्क्स अच्छे हैं, कोई बात नहीं, आपका IQ बढ़िया है, आपके उसमें अच्छा है, उसको अभी छोड़ो, साइंस में एवरेज है रुको, ठीक है, SST में आप भली कभी पता लगाओ चाहे नहीं लगाओ, अगर आप आगे साइंस मैथ लेने वाले तो चलो इसको भी सब्जेक्ट को छोड़ो, है ना। तो संस्कृत SST उन्होंने छुड़वा दी, मैथ मेरी अच्छी थी, साइंस में एवरेज मार्क्स थे, ये 4 छोड़े, बोले हिंदी और इंग्लिश में आपके मार्क्स कम आए, है ना, आपकी किस्मत खराब थी, आपका बोलना ही। जब टीचर से बात करो कि तुम्हारे नंबर कम क्यों, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया जो तुम्हें जानते हैं, हम टीचर्स के पास गए एक एक करके मिलने की, सर मेरे मार्क्स कम आए ये वो, फिर मैंने बोला सर आप मेरे को क्लियर बताओ कि मेरे मार्क्स क्या मैं इसी लायक था, या मतलब मेरे वास्तव में कम आए, या मेरी किस्मत खराब थी। तो कई टीचर स्पष्टवादी होते हैं जो डिप्लोमेटिक बातें नहीं करते, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा देखो आपकी ग्रामेटिक, आपको ग्रामर तो आती ही नहीं है, आपको 10th में अचानक से लगा कि मैं मेरिट में आना चाहता हूँ, आपने हमें भी बोला कि सर मैं मेरिट में आऊंगा, लेकिन हमें आपका बेसिक पता था, तो आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस भी ढंग से नहीं आते, क्योंकि आपने 9th तक तो कभी मेहनत ही नहीं करी। अगर आपको टेंस नहीं आती तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी स्टोरी में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, आप एप्लीकेशन ढंग से लिख लोगे। तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई कि यार उन टीचर को पहले से ही पता था मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, और मेरे प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि मेरे में कमी है, और मैं ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर जुनून होता ना, हमारा अंदर का बॉइलिंग ब्लड ही इतना खतरनाक था कि हमने कभी ये परवाह ही नहीं करी कि हमारे ये कमजोर है वो कमजोर है, हम तो जुनून से मेहनत करते गए। वो बहुत अच्छी बात थी, वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे में कमी थी, वो मुझे पता पड़ी कि मेरा बेसिक कमजोर था इंग्लिश का। अब आप खुद सोचिए, जिस बच्चे को टेंस नहीं आते वो इंग्लिश में कैसे मार्क्स लेके आ सकता है, न तो वो आंसर के ढंग से लिख सकता है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने आंसर बहुत अच्छा लिखा, पता पड़ा जब आवाज पर आना वाइजम आया, वो व्हाटएवर जो भी है ना, हम हिंदी मीडियम से, तो
तो अब आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हाँ यार मेरे में कमी थी। ऐसे ही मेरे संस्कृत की ग्रामर भी कमजोर थी और मेरी हिंदी की ग्रामर, मतलब मुझे ग्रामर किसी की नहीं आती थी, क्योंकि मैंने 9th तक तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। मैं तो क्लास से भी छोड़ छोड़ के, हमारे गवर्नमेंट स्कूल थे, हम तो क्लासों से भी बंक कर जाते थे। तो देयर वॉज ए बिग होल, ठीक है, देयर वॉज ए बिग होल इन माई बेसिक, ठीक है, ये बात मेरे समझ में आ गई। और चूंकि मेरे 11th-12th साइंस मैथ के साथ मेरे 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश रहने वाले थे, तो मेरे को अगर आगे किसी को कुछ करके बताना था तो मेरे को मेरी ये कमी दूर करनी थी। अभी मैं बताता हूँ, अगर आप असफल रहे और आपके मार्क्स कम है तो आप मेरे को कह देते हो सर मेरी किस्मत खराब थी, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है जो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना, मेरे तो पता नहीं मेरा लक ही साथ नहीं दे रहा। नहीं बेटा, ये सारी बातें गलत है, ठीक है। अगर कोई आपको कहता ना वास्तव में तू ये था, अगर आप टैलेंटेड थे, 10,000 में से एक बच्चा या 1000 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो बहुत टैलेंटेड हो, उसकी किस्मत खराब की वजह से रहेगा। जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सेंटर नहीं मिला, वो एग्जाम देने से वंचित रह गया किसी कारण से, उसका लक खराब था। किसी ने एग्जाम दिया लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन, मतलब जिसको समझ लो हेडेक हो रही थी या व्हाटएवर जो भी, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाई, है ना। एक बच्चा था लास्ट ईयर जिसको आधे घंटे पेपर लेट मिला वहाँ एग्जाम सेंटर पे कुछ दिक्कत होने से, तो उसको आधे बाद में बिल्कुल टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया, उन्होंने बोला हम देंगे, दिया नहीं, है ना। उस बच्चे की किस्मत खराब थी जो उसके 20-30 नंबर, फिर भी उसके 650 मार्क्स आए। ही वाज टैलेंटेड स्टूडेंट, है ना, शिवम नाम था उस बच्चे का, टैलेंटेड स्टूडेंट था वो, उसके फिर भी मार्क्स बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, वो बच्चा और भी ज्यादा स्कोर कर सकता था, 25-30 मार्क्स, मतलब और ज्यादा ला सकता था, काफी अच्छा, मतलब 625 से फिर 650 के बीच में ऐसे मार्क्स। मेरे कहने का मतलब ये होती किस्मत खराब। तो ऐसा बेटा 1000-10,000 एक में से एक बच्चे के साथ होता है। अभी हम जिसको बोल रहे हैं किस्मत खराब, नहीं, हमारे लेकुनाज है, हमारे होल से कुछ। देखो क्या क्या हो सकता है वो, एक, हमने बेसिक ढंग से नहीं करा। देखो कई बच्चों को तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी एरर कर देते हैं, कई बच्चों को ग्राफ नहीं आता ढंग से, कई बच्चों को इक्वेशन से ग्राफ बनाने आते, ग्राफ से इक्वेशन बनाने आते, कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस की वैल्यूज नहीं आती है, उनको निकालने में मिस्टेक कर देते हैं, कई बच्चों को कैलकुलेशन में। तो पहले तो ये सारे बेसिक क्लियर करो बेटा। लॉगरिथम नहीं आता है कई बच्चों को, पहले ये सारे बेसिक क्लियर करो। तो है, ठीक है, कई जगह कि कई बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, उनका पेपर छूट जाता है, ये सारी बातें मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब अंदर कुछ न कुछ लेकुनाज है, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप बेटा चाहे 20 दिन ले लो, चाहे 1 महीना ले लो, सब पहले आप सारे अपने मिस्टेक्स फाइंड आउट करो, पहले उन पे वर्क करो। इन मिस्टेक्स को दूर कैसे करोगे, क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, पहले आप उन मिस्टेक्स की को करेक्ट करने की पूरी प्लानिंग तैयार करो, फिर जुनून से करो। अगर आप ड्रॉप करते हो, समझ में आ गई। आप लाइफ में आगे कोई भी कॉलेज भी ज्वाइन करते हो या कोई और भी कोर्स करते हो, तो भी आप अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करो और उन पे वर्क करते हुए आगे बढ़ो। सिर्फ जुनून से कुछ नहीं होगा, जुनून को सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। समझ गया बेटा। तो मिस्टेक फाइंड आउट हो चुकी थी, आगे चलना था। अब मैंने पता क्या करा बेटा, मैंने लिटरली, टू बी वेरी फ्रैंक, लिटरली मैं कुछ भी एक वर्ड झूठ नहीं बोलूंगा आपको, मैंने 9th वालों के साथ 10th की क्लास, मतलब मैंने 9th वालों के साथ ग्रामर की क्लास अटेंड करी। मैंने 11th क्लास में मैं 9th वालों के साथ बैठ के मैंने टेंस पढ़े, एक्टिव और पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारी चीजें 10th वालों के साथ मैंने बिना हेजिटेशन की क्लासेस अटेंड करी है। हिंदी की ग्रामर भी मैंने करी, है ना, वो हालांकि मैंने सेल्फ स्टडी से करी, पर मैंने इंग्लिश की ग्रामर की क्लास अटेंड करी और पूरी ग्रामर को बहुत बेहतरीन कर लिया। वोकेब मैंने 11th-12th से ही चालू करी, जैसे वोकेबुलरी वगैरह वो सब 11th-12th में जो हमारे चैप्टर्स से उन्हीं की पहले स्ट्रॉन्ग करी, क्योंकि वोकेब तो इनफाइनाइट है, क्या क्या करता है ना, तो वो करी और छोटी मोटी वोकेब करी। आप भी अपना बेसिक, अगर आपको लॉग हो गया, ग्राफ हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ये पुरानी 6th-7th की बुक से पढ़ना पड़े। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता, फैक्टर करना सीखो पहले 9th की, 7th की, 8th की क्लास किताबों से। ग्राफ ट्रेस करना नहीं था, ग्राफ ट्रेस करना सीखो। आप चाहे बच्चों वाली क्लासों से चालू करिए, लेकिन आपको पहले बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। तो मैंने मेरी इंग्लिश का और हिंदी का बेसिक बड़ा मजबूत करा। मेरे 10th के 71.5%, 12th में बेटा मेरे 84% थे। आई वॉज द टॉपर ऑफ स्कूल। स्कूल में मेरी फर्स्ट रैंक थी, सेकंड रैंक करके मेरे से 2 नंबर कम थे, मेरा दोस्त था, ठीक है। मेरी फर्स्ट रैंक थी स्कूल में, 11th में भी और 12th में भी। 11th में हमारे वो प्रसिद्ध, समझ में आ गई, दोनों क्लासों में मेरी फर्स्ट रैंक थी। रीजन क्या था, मैंने मेरी गलतियां पहचानी और उनको इंप्रूव किया, समझ गए। फिर मैंने बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, कोटा आया, कोचिंग करी, जेई में फेल हुआ, लेकिन आरपीटी फर्स्ट रैंक बने। मतलब मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता पड़ गया था मिस्टेक फाइंड आउट करो, उनको दूर करो, मिस्टेक फाइंड आउट करो, उनको दूर करो। जुनून अपने में था। तो बेटा आप में जुनून की कमी नहीं है, आप में मेहनत की कमी नहीं है, आप अपनी मिस्टेक नहीं देखना चाहते। यू आर नॉट गुड लिसनर।
आप किसी की बात नहीं सुनते। अब मैं आपको आपकी मिस्टेक बताता हूँ जो मैंने याद दिलाई पर आपने नहीं सुनी। सुनना, जो कॉमन मिस्टेक है बच्चे के असफल होने के जो कारण हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको दूर करने पड़ेंगे बेटा, है ना, वो आपको दूर करने पड़ेगा। अच्छा, ये जो स्टोरी मैंने सुनाई, ये बात मैंने, मेरी एक स्टूडेंट सुमन चौधरी, जिसका मैंने वीडियो आपके बेस्ट ऑफ लक में डाला था, आप मेरे पिछला वीडियो देखना। सुमन चौधरी आपको आपके लिए आरपीएमटी फर्स्ट रैंक थी उसकी 2009, शायद 2009 ईयर देख लेना, 2009 शी वाज द फर्स्ट रैंकर या टॉपर ऑफ आरपीएमटी, ठीक है। उससे पहले उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। she was even not qualified for RPMT in previous year, और अगले साल उसकी फर्स्ट रैंक थी। सोचो इतना बड़ा चेंज बेटा, जिस बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ था उसने फर्स्ट रैंक बनाई, मतलब इतना प्राउड हुआ मेरे को उसके लिए क्लेप करते वक्त, क्योंकि उसने इंप्रूव किया था, उसने अपनी गलतियां पहचान के जबरदस्त इंप्रूव किया। उसको सब आता था बेटा, लिटरली मैंने उसको, जब वो क्वालिफाई नहीं हुई और जब उसकी फर्स्ट रैंक बनी, मतलब जब वो उसको एमबीबीएस सीट नहीं मिली सिर्फ फर्स्ट रैंक में, लिटरली बताऊं मैंने उसको पढ़ाया कुछ भी नहीं, आता था, सब आता था उसको। शी वॉज टैलेंटेड गर्ल, उसको सब पता था, क्लियर है। बस उसने गलतियां दूर करी, उसको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता था, वो सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करती थी, है ना। कई चीजें उसके बाल में कोई छोटी मोटी चीज छूटी हुई थी तो उसको नहीं पड़ी हुई थी, ठीक है। तो सिली मिस्टेक करना, ओएमआर गलत भर देना, कई मिस्टेक, जबरदस्त नोट करेक्ट सही नहीं पढ़ना, यूनिट की प्रॉपर चेंज नहीं करना, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन मिस्टेक करना, बस वही सारी कमियां थी। पेपर ढंग से अटेंड नहीं करना, गलत क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर देना, उससे आते हुए क्वेश्चन छूट जाना, बस ये चीजें दूर करी। बस मैंने उसको कहा तू तेरी गलतियां पहचान। उसने 1 महीने लगातार एक्सरसाइज करके उसके मतलब जो अनसक्सेसफुल होने के रीजन ढूंढे, और उसको पता पड़ गया था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैं क्वेश्चन ढंग से, मैंने पूछा कि तू किस टाइप की मिस्टेक करती है, आज तक तूने जितने भी पेपर दिए वो सारे पेपर उठा और उनमें जो तेरे मार्क्स कितना आने चाहिए थे और कितना आए का डिफरेंस फाइंड आउट कर, और उस डिफरेंस 50 नंबर 100 नंबर की तेरी मिस्टेक आएगी, कम से कम 20% की मिस्टेक करी होगी तेरे, वो सारी मिस्टेक के रीजन की एक कॉपी बना के मुझे ला के बता। उसने एक पेज पे सारे रीजन लिखे, उसने एक्सरसाइज करी, उसको पता पड़ गया उसके अंदर क्या कमियां है। फिर उसने, मैंने कहा अब कर तू मेहनत, अब मुझे समझ में आ गया था 100% गारंटी थी अब सक्सेस होगी, क्लियर है। तो उसने मिस्टेक फाइंड आउट करी बेटा। तो अब आप में जुनून देखो बेटा, अगर आप अगर वास्तव में दुखी हो ना अपने इस कम मार्क्स से ना, तो आप करके बताओ, समझ में। आप मैं कह रहा हूँ चाहे आप ड्रॉप करें नहीं कर रहे आप लाइफ में, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं, आप डेंटल भी कर रहे हैं, आप बीडीएस भी कर रहे हैं, आप आयुर्वेद भी ले रहे हैं, वहां भी करके, हर जगह स्कोप है। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, हर जगह स्कोप है। मैं निम्बाड़ा क्षेत्र से हूँ, हमारे यहाँ पे एक जबरदस्त डेंटिस्ट है, उनकी मतलब वो अच्छे डॉक्टरों से भी खतरनाक उनकी चल रही है क्लिनिक। तो ऐसा नहीं है, हर जगह स्कोप है। आप जिस फील्ड में रहे, आप अपनी गलतियां दूर करें, आप अपनी गलतियों को, मिस्टेक को पहचान के, बेटा असफल होना बुरी बात नहीं है, असफलता के कारणों का पता लगा के उनको दूर ना करना बुरी बात है। सुमन चौधरी आपके सामने, बेटा मेरा तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था, सुमन चौधरी आपके सामने बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। आप उसका वीडियो देखो, उसने खुद ने एडमिट करी है बात, है ना, लास्ट वीडियो देखो कि उसने कैसे मिस्टेक फाइंड आउट करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाया, ठीक है। एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन वाली बात आपके समझ में आ गई। बेटा दुनिया इतना पैसा खर्च कर रही है मिस्टेक दूर करने पे, आप कौन सी उसमें जी रहे हो, ठीक है। और अपने एक बड़े जबरदस्त, मतलब मेरे को याद नहीं है रतन टाटा ने कहा या किसने कहा, बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन का एक स्टेटमेंट था कि जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कोई, हालांकि आपने भी सुना होगा, कोई सफल व्यक्ति होते हैं वो कोई नया काम थोड़ी करते बेटा। कोई सफल व्यक्ति आपसे अलग काम नहीं कर रहा है, बस वो उसी काम को अलग तरीके से करता है, उसके काम करने का तरीका डिफरेंट होता है हमारे से, समझ गए। तो कोई भी सफल आदमी नया काम नहीं करता है, उसी काम को अलग अंदाज या अलग तरीके से करता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है, बस हमें वो तरीका पहचानना है, समझ गए। अपने नंबर कमाने के रीजन फाइंड आउट करो। सर आप कह रहे थे, आपने बताए थे, मैं बताता हूँ। मैंने आपको याद है, आप भागते थे भारी क्वेश्चनों में, बेटा आपके बेसिक कमजोर, आपको एबीसीडी नहीं आती और आप अनसेंट क्वेश्चनों में लग जाते थे। बेटा पहले बेसिक कर मजबूत, बेसिक मैथ जो पढ़ते हो उसको मजबूत कर, 6 क्लास से पढ़ना चालू कर दे। छोटी छोटी चीजें, कैसे एलसीएम लेते, हर चीज, कोई बुराई नहीं है। कैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो बच्चा 2 की पावर 8 कर देता, नहीं बेटा 2 + 4 पावर 8 होती है। ये छोटी छोटी चीजें समझ, कोई बुराई नहीं है। तो 8th क्लास के टीचर से जाके 8th क्लास की ट्यूशन ले कि सर मेरे ये बेसिक कमजोर कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो वो छोटे छोटे बेसिक फटाफट हो जाएंगे, वो 5 दिन का टाइम देंगे, आपके बेसिक क्लियर, सारे बेसिक क्लियर करो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात,
भारी भारी क्वेश्चनों के पीछे मत भागो। फिर बता रहा हूं, पूरे साल बताया, अब याद आया? हमेशा बोलता था अनशन क्वेश्चनों के पीछे बूस्टर बूस्टर, अरे मत कर बूस्टर। पहले बेटा बेसिक क्वेश्चन कर। पहले बेटा देखो, क्वेश्चनों के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। एक चैप्टर में 10 कंसेप्ट है, उन 10 कंसेप्ट पर दो बेसिक क्वेश्चन कर पहले। बहुत इजी हम क्लास में पढ़ाते हैं, हर कंसेप्ट के बाद एक क्वेश्चन कराते हैं। हर टीचर हर कंसेप्ट के बाद एक क्वेश्चन कराता है। उस क्वेश्चन को करो, उस क्वेश्चन से उस कंसेप्ट को समझो, वो इजी क्वेश्चन होता है। वैसे 2 क्वेश्चन खुद करो, 5 क्वेश्चन खुद करो। अब तुम बूस्टर करेंगे सर, भारी क्वेश्चन करेंगे सर। बेटा आप पहले दिन तो 700 नंबर के जुनून से भागते हो। पहले दिन तो आपकी जुनून ये होती है कि 720 में 720 लाऊंगा, उस हिसाब से तैयारी चालू करते हो। फिर आपके नंबर का खुद में से ही डिमोटिवेट होते 600 500 खुद 450 नंबरों पे आ जाते हो। कारण आपकी प्लानिंग, आपने सोच ही उल्टी थी आपकी। पहले दिन 720 नंबर, अब आपने ओवर एक्सपेक्टेशन कर ली खुद से। उस 720 के हिसाब से आप भारी भारी क्वेश्चन करने लग गए कि मैं 720 दूंगा, मैं टॉपर बनूंगा। अरे बेटा टॉपर भारी क्वेश्चन करने से थोड़ी बनते हैं। हम ये बात समझाते हैं तो आप 4 दूसरे लोगों से पूछोगे। पहले बेटा ब्लाइंड फेथ करो, जिससे आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करो। गलत बात थोड़ी बताएंगे। शुरू से बोल रहा हूँ, भारी क्वेश्चनों के पीछे मत भाग बेटा, भारी अपने आप होंगे अगर आपके कंसेप्ट होंगे तो। कंसेप्ट के इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। पहले दिन 500 नंबर की सोच, तेरे 500 आए, 550 की प्लानिंग करके मैं 550 कैसे लाऊं, 550 के बाद 600 की कर, 600 के बाद 650 की, 650 के बाद 680 की। धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे बेटा। जैसे जैसे कंसेप्ट बेसिक क्लियर होते जाएंगे, मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। पेपर अटेम्प्ट करना है, अपने आप परफॉर्मेंस बढ़ने लगेगी। तुम क्या करते हो, 2 क्वेश्चन होने लगे, भारी करा, डिमोटिवेट कर लिया, 10 दिन सदमे में। बेटा ऐसे थोड़ी होता है। पहले इजी क्वेश्चन कर, कंसेप्ट क्लियर कर। जैसे ही तेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जैसे ही तेरे को कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगला कंसेप्ट क्लियर कर, उसके भारी मत कर। जो नहीं हो रहा छोड़ दे। तेरे कंसेप्ट देखो, अपने को आइडिया लग जाता है, मेरे को ये कंसेप्ट आ गया, अब उसका भारी क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो भारी क्वेश्चन नहीं होने के 2 रीजन होते हैं, या तो मल्टीपल कंसेप्ट, या तो उसमें कोई ऐसा कंसेप्ट लग रहा है जो आगे पढ़ने वाले हो आप, और या फिर कैलकुलेशन बहुत भारी है। कैलकुलेशन बहुत भारी है, वो क्वेश्चन तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं करे। बच्चा पूछता तो भी छोड़ देता हूँ कि कैलकुलेशन तुम कर लेना। बेटा हमारे को अनशन कैलकुलेशन एग्जाम में पहली बात तो करनी ही नहीं है। जिसमें अनशन कैलकुलेशन होती है, मैंने पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने साफ बोला था, जिसमें अनशन कैलकुलेशन उसको तो अपन लास्ट में करेंगे, नहीं तो वो टाइम उसके जो टाइम खराब होगा, 5 लास्ट के इजी छूट जाएंगे ना। ये होती है पेपर आर्ट, पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इजी क्वेश्चन से सारे चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर कर लिए। जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए सारे, बार एक तो तुम्हारी आदत है बार थ्योरी पढ़ते। बेटा फिजिक्स में आपने थ्योरी पढ़ी, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, 4 क्वेश्चन कर लिया, आपको समझ में आ गया वो कंसेप्ट, बस खत्म। अब थ्योरी क्या होती है, जब वापस पढ़ो दोबारा तो बस वो क्वेश्चन पढ़ना जो थ्योरी के नीचे है, वो क्वेश्चन आपको उस थ्योरी के बारे में बता देगा। उस इलस्ट्रेशन बता देगा थ्योरी क्या थी। थ्योरी क्वेश्चनों से क्लियर होती है फिजिक्स में, ठीक है, वो कर लिए। अब जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, अब आप आओ थोड़े से हाई लेवल पे। एक्सरसाइज 1 करी, फिर और हाई लेवल पे एग्जाम में कैसे पूछे, एक्सरसाइज 2 करी। फिर जब आपका कॉन्फिडेंस हो जाए और आपको लग जाए कि अब मेरा ये चैप्टर क्लियर है, अब आप करो भारी क्वेश्चन। उससे क्या होगा, अगर आपसे 2 क्वेश्चन नहीं, अगर भारी क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप समझ जाओगे या तो कोई कंसेप्ट वीक है, तो वो वीक है तो अपने टीचर से कंसल्ट करके वो कंसेप्ट पढ़ो। नहीं पढ़ाया, कई बार होता है टीचर ने कोई चीज छोड़ दी, तो उस पर बेस्ड है तो आप वो चीज पढ़ो। और अगर टीचर ये कहते हैं कि इसमें कैलकुलेशन अनशेड है और बहुत ज्यादा ये 10 चीजें पूछी, यहाँ से निकाल के वहां वो रखना है, तो उसके पीछे परेशान मत हो, डीमोटिवेट फील मत करो, एनर्जी जिंदा रखो अपने अंदर की। समझ में आ गई? मैं ये बात बोलते बोलते थक गया पूरे साल। समझ गया क्या हुआ? पेपर देखो, पीछे मुड़ के देखो पेपर कितना इजी था। मैंने शुरू से लेके आज तक, मैंने जब से पढ़ाना चालू करा है 2006, जब मैं सेकंड ईयर में था तब से पढ़ा रहा हूँ, तब से लेके आज तक मैंने बच्चों को बोला 650 नंबर का पेपर इजी आता है। 720 में से पेपर कितना ही टफ बन जाए, 630 640 नंबर का पेपर इजी गिना दूंगा मैं आपको, जो आपको आता था। 630 से 640 नंबर वो बता दूंगा जो आप ला सकते थे, पर बच्चा वही पहले दिन टॉपर बनता है। मैं अनशन क्वेश्चन के चक्कर में इतना डिमोटिवेट, पूरे साल परेशान रखता अपने आप को, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमका नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता, वो ये नहीं पता क्वेश्चन क्या नहीं हो रहा, बेसिक क्लियर करे नहीं, सिर्फ करने लग गए। अब आप जब कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन तब नहीं होंगे जब आपको 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है ये नहीं आएगा, पावर ऐड करने नहीं आती, तो वो तो आपको करना पड़ेगा ना। इसलिए कह रहा हूँ 9th की साइंस देखो, 10th की साइंस देखो, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला नहीं पता, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर नहीं पता, वॉल्यूम कितना होता नहीं पता, ये तो पता करना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस नहीं पता सर्कल की, सर्कल का एरिया नहीं पता। अब बताओ बेटा ये बेसिक कौन कराएगा, ये आप करो। 9th की बुक 10th की बुक उठाओ, टीचर से कंसल्ट करो, आप भले 1 महीने कोचिंग लो, 4 जगह कोचिंग लेके सारा बेसिक क्लियर करो। पहले बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा, जो चीजें उनको बता दो, मैंने नीट की तैयारी कर रहा हूँ, ये चीज चाहिए, वो सब आपको फैक्टर वगैरह सब क्लियर करवा देंगे।
तो पहले सारा बेसिक क्लियर करो, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन करके अपना मोटिवेट करो, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। बेटा पेपर में कभी टफ क्वेश्चन नहीं आते, और टफ आते तो उनको करना नहीं होता है, समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन पहले सारे करने होते हैं, उसके बाद जब टाइम बच जाता है तब टफ करने होते हैं, क्लियर है। और टफ आते हैं गिनती के 30 40 50 नंबर के टफ क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं तो पेपर अच्छा बनता है तब। अभी उठा के देख लो ना, अभी नीट 2020 का पेपर क्या हुआ, 30 40 नंबर से ज्यादा के टफ क्वेश्चन ही नहीं है। फिजिक्स में कोई 1 2 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, 10 15 नंबर का फिजिक्स में मैटर टफ होगा, 20 मान ले चल। केमिस्ट्री में 1 या 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, 30 बस। बायो में कुछ था ही नहीं, तो 30 नंबर ये ले 690 नंबर का इजी पेपर। समझो बेटा, आपको पेपर देख के लगा ना फिर अच्छा, कोई टॉपिक मत छोड़ो। मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में भी बताया था, टॉपिक नहीं छोड़ना। अब आप पूरे साल अगर तैयारी करते हो, वापिस अगर तैयारी करते हो, टॉपिक क्लास से मत छोड़ो। कई बार समझाया, क्लास से निकल रहे हैं सर, वो ऐसे पढ़ा रहे कैसे, अरे क्या है यार बेटा, हर टीचर क्लास में मेहनत करता है, कौन कैसे पढ़ा। बेटा जो बातें बोल रहे हैं वो फॉर्मूले समझ के, बेसिक समझ के एक्सरसाइज 1 तो करो, सारे कंसेप्ट तो क्लियर करो, छोटे छोटे क्वेश्चन तो करो, अनशन मत करो, छोटे छोटे तो करो। अब देख लो ना, छोटे छोटे भी किए होते तो क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपने जिसकी क्लास छोड़ी, मान लो देखो बच्चा ईएमडब्ल्यू टॉपिक छोड़ता है, ईएमडब्ल्यू के 2 क्वेश्चन है। केटीजी टॉपिक छोड़ के जाते हैं, इन जनरल बच्चा नहीं पढ़ता है, 2 क्वेश्चन है। एरर वो इंस्ट्रूमेंट वो होता है ना, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स नहीं पड़ता है, 2 क्वेश्चन आ गए एरर के, एक एरर का है और एक वो आया सिग्निफिकेंट डिजिट का। ये छोटी छोटी इन जनरल बच्चा पढ़ के नहीं जाता, ये 6 क्वेश्चन तो ऐसे जो बच्चा टॉपिक ही छोड़ के जाता है। अब लो आप कह रहे थे ना टॉपिक, बेटा सारे टॉपिक करने, कोई टॉपिक मत छोड़ो, सब टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए। अब आप क्या करते हो, 2-4 टॉपिक छोड़ दिए और बाकी के टॉपिकों में हाई फाई क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो बेटा क्या मतलब निकला, 4 टॉपिक जो छोड़ दिए उनके इजी क्वेश्चन ही नहीं होंगे। सारे टॉपिक के इजी क्वेश्चन आने चाहिए, ताकि 45 में से 40 क्वेश्चन आसान छांट के कर दो। 35-30 क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ जब पेपर टफ आए टारगेट छोटा कर लो, पेपर इजी है टारगेट बड़ा कर लो, 40 क्वेश्चन छांट के कर लो। जब 40 कर लोगे तो 5 में से 2 हो जाएंगे, खत्म। ये सीधा सा मंत्र है। आसान आसान काम करोगे साल भर, आसान आसान काम करोगे साल भर, ये बात अपने आप को समझा लो। फिर जब आसान आसान से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब हाई फाई। बेटा जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हाई फाई अपने आप होने लगेंगे, क्योंकि हाई फाई में मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं, मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं, 2-3 कंसेप्ट मिक्स होते हैं। यहाँ से ये निकाली, इसकी इमेज निकाली, फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो वो 2-3 कंसेप्ट एक साथ लगते हैं, वो टफ क्वेश्चन हो गया, खत्म बात, समझ गए। तो एक्सरसाइज 1-2 अच्छे से करेंगे, पूरे साल इजी क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस हाई रखेंगे, फिर जब इजी होने लग जाएंगे तो टफ में जाएंगे, समझ गए। टफ नहीं होंगे तो डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, क्योंकि टफ नहीं हो रहा है तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, हमें करनी भी नहीं एग्जाम में, खत्म। ये समझाता समझाता थक गया हूं मैं पूरे साल, पर आपको तो डिप्लोमेटिक बातें पसंद है, समझ गए। आप जो करना चाहते हो अगर उसके में हामी भर दी जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। देख लिया नतीजे, देख लिए बेटा, नहीं करना ऐसा, ठीक है। अच्छा अभी सर वो क्या सोचेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पड़ोसी क्या सोचेंगे, बुआ क्या सोचेंगे, फूफा जी क्या सोचेंगे। बेटा मेरी बात सुन, मेरा जब नहीं हुआ ना, मेरे दोस्त हंस रहे थे ना, मेरे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। एक बार लगा कि वो मेरे ऊपर हंस रहे, लेकिन मेरे को उनके सामने वो मुझे कुछ नहीं कह सकते, मैं तो वापस जवाब दे दूं। बेटा ऐसा नहीं होता है, आप दूसरा क्या सोच रहा है, एलके के मैंने बताया था ना, लोग क्या कहेंगे उसका शिकार कभी मत हो। आपकी जिंदगी दूसरे डिसाइड नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ अपना 10 बार नहीं हो कोई बात नहीं, हमारी जिंदगी है, समझिए। दूसरों को कैसे अधिकार दे सकते हैं। और आज से आज तक जिन्हें जिद करी है बेटा, इतिहास तो उसी ने रचा है। समझदार लोग तो सिर्फ उस इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, समझ में आ गई। जो सिरफिरे होते हैं, मैंने सुना, एक लाइन पढ़ी थी, जो सिरफिरे होते हैं ना, जो जिद्दी होते हैं और सिरफिरे होते हैं, इतिहास वो रचते हैं। समझदार तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं, समझदार होते हैं ना वो सिर्फ पढ़ते हैं उनके बारे में, वो कभी इतिहास नहीं। समझ गया बेटा, शाबाश, क्लियर है। तो अपने को एलके का शिकार नहीं होना, ये नहीं सोचना है वो क्या सोच रहा है फलाना, कोई कुछ भी सोच रहा, तू ये सोच, तेरी कमियां दूर करो, बन के बता दे, समझ में आ गया। जो करे लाइफ में अच्छा कर, समझ गए, कमियां दूर कर। टॉपिक सारे पढ़ेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चनों के चक्करों में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा एक तो बच्चा टेस्ट नेता बन जाते हो, है ना, जैसे अनशन क्वेश्चन करोगे डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर टेस्ट देना छोड़ देते हो, सर मेरे नंबर नहीं आएंगे। बेटा इजी क्वेश्चन कर, कंसेप्ट क्लियर करो, टेस्ट सारे दे। जब टेस्ट देगा तो 500 आएंगे, गलतियां ढूंढेगा तो 550 आएंगे। जैसे अभी नीट का टेस्ट दिया तो ये गलतियां हुई, इनको इंप्रूव कर। तो टेस्ट तो हमारे पास एक मौका होता है जो हमें गलतियां बताता है, जिसे हम सुधारे। हमारे अंदर सुधार करने का एक जरिया है टेस्ट। उस जरिए को ही छोड़ दोगे तो सुधार करोगे कब। टेस्ट छोड़ देने से नंबर नहीं आ रहे, टेस्ट स्किप करने से इंप्रूवमेंट थोड़ी हो जाएगा। इंप्रूवमेंट तो तब होगा जब टेस्ट देगा, नंबर कम आएंगे और उसको गलतियों को सुधारेगा। तो टेस्ट दे, गलतियां कर, गलतियां सुधार और आगे बढ़। जो गलतियां हो रही है उनको सुधार के आगे बढ़, ठीक है। यस सर, ठीक है ना। हाँ ये बताइए मैंने कि टफ क्वेश्चन क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ
मेनी कंसेप्ट, ठीक है। और कैलकुलेशन की वजह से कोई टफ होता है वो हमें करना भी नहीं है, छोड़ दे। अब जैसे साइन 22.5 की वैल्यू नहीं निकालनी, छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट है, वो मैंने, अच्छा पेपर कैसे अटेम्प्ट करते वो सब मेरा अब इसमें इतना वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने तेरे को पहले बता रखा पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, वो दो वापस देख। पेपर हाउ टू अटेम्प्ट पेपर देख ले बेटा, पेपर अटेम्प्ट करना इज आर्ट, ठीक है। ठीक है, 650 नंबर इजी के आते हैं, सब बता दिया, ठीक है। खुद को डिमोटिवेट नहीं करना, पूरे साल कभी डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए खुद के अंदर, क्लियर है बेटा। चलो बेटा, बेस्ट ऑफ लाइफ लक, है ना। हम जो करें